नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, हम लोग समास के बारे में चर्चा कर रहे थे और समास में अभी तक हम केवल इतना ही बताए हैं। समास क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का विलोम क्या है, समस्त पद क्या है और समासिक पद क्या है। समासिक पद को समास विग्रह भी कहा जाता है। ये सब बिंदु का, इस सब पॉइंट का हम लोग पिछले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो पिछला वीडियो देखे होंगे और कुछ देखेंगे तो उनको ये मिलेगा उसमें कि समास कितने प्रकार के हैं। तो वास्तव में समास 4 प्रकार के भी होते हैं, 5 प्रकार भी है और 6 प्रकार है। इस सब की चर्चा हम बाकायदे खूब अच्छे तरीके से पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी में समास के कितने भेद हैं, हिंदी में समास के कितने प्रकार हैं। तो इसकी चर्चा कर चुके थे, हिंदी में समास के कितने भेद हैं, इसकी चर्चा हुई थी। हिंदी में समास के भेद, समास के भेद। तो हिंदी में समास के भेद कितने हैं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों? तो हिंदी में समास के 6 भेद हैं और इसकी चर्चा मैं कर दिया था। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए। जो पहला समास है वो पहले समास का क्या नाम है? तो अव्ययी भाव समास। पहले समास का क्या नाम? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। मित्रों, जो दूसरा समास है, दूसरे समास का क्या नाम है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। मित्रों, क्या नाम है? कर्मधारय समास। और जो तीसरा है, देखिए आप इसको क्रम में मत जाइएगा कि सर बुक में कुछ दूसरे क्रम से लिखा है, आप दूसरे क्रम से बता रहे हो। हमको सभी समास 6 जो हिंदी में आते हैं, उस सभी 6 समास को पढ़ना है। यहाँ पर क्रम कभी नहीं पूछता मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर यही पूछता है कि समास के कुल कितने भेद हैं। तो आप समास के पूछेगा तो हिंदी में समास के 6 भेद हैं। मूल रूप से समास के 5 भेद हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। बहुत बाकायदे से शालीनता और सरलता के साथ हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी में समास के भेद। तो हिंदी में समास के 6 भेद। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास मेरे मित्रों, और तीसरा समास क्या है? तो द्विगु समास है। तीसरा समास क्या है? द्विगु समास है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छी टॉपिक चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टि से। द्विगु समास के बाद मेरे मित्रों द्वंद्व समास का नंबर आता है। ठीक है, द्वंद्व समास का नंबर आता है। द्वंद्व समास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 5वां जो है वो बहुव्रीहि के बारे में चर्चा करेंगे। कौन समास? बहुव्रीहि समास की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? बहुव्रीहि समास की चर्चा करेंगे। और जो लास्ट में, जो अंत में 6वां प्रकार, 6वां भेद है समास का, वो है तत्पुरुष समास। इसकी चर्चा हम लास्ट में करते हैं। तत्पुरुष समास, इसकी चर्चा लास्ट में हम करते हैं, तत्पुरुष समास की। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, में इसकी चर्चा लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समास बहुत ही बड़ा समास है। जो तत्पुरुष समास है, इसके अंतर्गत कई प्रकार हैं तत्पुरुष समास के, इसीलिए इसकी चर्चा हम लास्ट में करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब एक एक की चर्चा हम करते हैं। क्या है अव्ययी भाव समास? देखिए, इसकी चर्चा तो हम जो भेद है पिछली वाली वीडियो में कर चुके थे, लेकिन एक बार यहाँ पर मुझे बताना जरूरी था क्योंकि आज इस सेशन में, आज इस क्लास में कुछ हमारे ऐसे नए व्यूअर्स, नए मित्र आए हैं जिनको बताना बहुत ही जरूरी है। तो पहला जो समास है वो पहला समास है, मैं चर्चा किया, मैं बताया आपको, उसका नाम अव्ययी भाव समास है। उसका नाम क्या है? अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अब यहाँ पर ये देखेंगे, जो अव्यय होता है, अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। अव्यय को हम क्या कह सकते हैं?
अव्यय को आविकारी कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं जिसका प्रथम पद कह दो या पहला पद कह सकते हो आप। जिसका प्रथम पद प्रधान हो मित्रों, क्या हो, जिसका प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो। और क्या हो मेरे मित्र, और अव्यय हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी टॉपिक चल रही है। अव्यय हो, जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, और अंतिम पद या आप कह सकते हो बाद का पद संज्ञा हो। बाद का पद क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो बाद का पद संज्ञा हो। फिर से देख लो, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिसका प्रथम पद या पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो और अंतिम या बाद का पद प्रधान हो। ठीक है, अंतिम या बाद का पद संज्ञा हो। यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद ये तथ्य निकल के आया कि वह समास जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो और बाद का पद क्या हो, तो बाद का पद संज्ञा हो, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब क्या है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी सी टॉपिक है, मन से पढ़ना आप लोग को। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब हमको करना क्या है, पहचान लिख लेंगे, क्योंकि पहचान से ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो आ जाते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। तो पहचान में मैं ऑफलाइन क्लास भी लिया हूं, मैं बताया हूं। जो मेरे मित्र, जो मेरे दोस्त ऑफलाइन क्लास लिए होंगे उनको जरूर पता होगा। यहाँ पर एक बार पुनः देख लेते हैं, कुछ नए मित्रों के साथ चर्चा कर लेते हैं। पहचान जैसे आ, देखिए इधर आ, उसके बाद हम कहते हैं प्रति, उसके बाद एक और है यथा, उसके बाद है प्र, ठीक है, उसके बाद है यावत आदि ऐसे अव्यय शब्द आते हैं। अब मित्रों, जो आ है ये अव्यय शब्द है। आ अव्यय है, प्रति अव्यय है, यथा अव्यय है, प्रा अव्यय है, यावत अव्यय है। ठीक है, मैं चर्चा कर चुका हूं अव्यय। अब आपके ध्यान में, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अव्यय क्या है। जो हमारे नए मित्र जुड़े हैं उन्हीं को दिक्कत हो रही होगी, तो समझ ले अव्यय क्या है। अव्यय, ध्यान दीजिए, अव्यय को हम आविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं, आविकारी शब्द कहते हैं। और आविकारी ऐसे शब्द, आविकारी किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका ठीक है, लिंग, ध्यान दीजिएगा, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन ना हो सके तो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो क्या कहलाते हैं, आविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आ, प्रति, यथा, प्रा, यावत, ठीक है, ये क्या है, अव्यय शब्द है। क्योंकि आ को ना तो काल कारक वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं और ना तो प्रति को, यथा को, प्रायावत को। हम इन चार बिंदु क्या है, देखिए, लिंग वचन कारक काल, इन चारों आधार पर हम इन शब्दों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अव्यय शब्द या आविकारी शब्द कहलाते हैं मित्रों। ठीक है, हमने परिभाषा दिया अव्ययी भाव समास का। और परिभाषा क्या दिया कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय और प्रधान हो और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, ऐसे समास अव्ययी भाव समास कहलाता है मित्रों। ठीक है, पहचान में दे दिया
अब देखेंगे, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छे से, जैसे मैं लिखा आजन्म, ध्यान दीजिए, आजन्म, आजन्म, ये अव्ययी भाव समास है। फिर हमने कह दिया प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन समास है मेरे प्यारे मित्र, तो प्रतिदिन में अव्ययी समास है, ठीक है। फिर मैंने कह दिया यथा संभव, हमने क्या कह दिया, यथा संभव, ठीक है। एक मिनट, हमने क्या कह दिया मेरे मित्रों, तो यथा संभव, ठीक है, यथा संभव। अब देखिए फिर हमने कह दिया प्रा गया, फिर हमने क्या कह दिया प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा समास है, तो प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनमें प्रा अव्यय हो या आप उपसर्ग कहते हो, यथा अव्यय हो या उपसर्ग कह सकते हो, प्रति उपसर्ग है अव्यय और आ जन्म है। आ क्या है, ये भी अव्यय और उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं मित्रों। तो ये समास क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक नोट में और लिखेंगे, नोट करके, बहुत अच्छा सा चल रहा है। देखिए नोट में आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिए आप लोग, यदि किसी अव्यय, लिख लीजिए, हाँ, यदि किसी अव्यय या संज्ञा पद का, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि किसी, नोट में यदि किसी अव्यय आप समझ ही गए, अब दोबारा अव्यय बताने की जरूरत नहीं है। यदि किसी अव्यय या संज्ञा, यदि किसी अव्यय या संज्ञा पदों का दोहराव हो, यदि किसी अव्यय या संज्ञा पदों का दोहराव हो, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए समझिए, यदि किसी अव्यय या संज्ञा पदों का दोहराव हो, यदि किसी अव्यय या संज्ञा पदों का दोहराव हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, दिन दिन, ये पहला एग्जाम्पल है। अब ये समझिए दिन, कुछ हमारे नए मित्र ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं समास को, वो बहुत विशेष, बहुत गौर करके देखिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे बुकों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जैसे मैं कई किताबों का अध्ययन किया हूं मेरे मित्रों, तो कुछ ऐसे किताब में मैं पाया कि लिखा है कि वह शब्द जिनके बीच में हाइफन या योजक का निशान हो, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सबका सब जितने भी अब डाउट होगा सब यहीं पर मैं क्लियर करवा दूंगा मित्रों। तो देखिए अभी बहुत ही आनंद आने वाला है। दिन, अब देखिए ये दिन ये दोनों शब्दों का क्या हो रहा है, दोनों शब्दों का दोहराव हो रहा है, दिन। फिर हम कह सकते हैं भर, फिर हम कह सकते हैं दिन भर, रातों रात, कानों कान, कह सकते हैं रातों रात। देखिए रातों रात, फिर हम कहते हैं कानों कान, ठीक है। क्या कहते हैं, कानों कान, रातों रात, कानों कान। बहुत मित्र ऐसे हैं जिनको अच्छे से समझ में आएगा। पल, उसके बाद कह सकते हैं पल, दूर, कैसे, देखिए दूर, ठीक है। फिर हम कह देंगे पल, फिर हम कहेंगे, ठीक है, हम कह देते हैं नजदीक, फिर कहते हैं नजदीक। इसमें दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नजदीक,
नजदीक, फिर हम कहेंगे नजदीक, फिर क्या कहेंगे नजदीक। देखिए हमारे प्यारे मित्रों, यदि किसी संज्ञा या अव्यय का दोहराव हो तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। देखिए दिन दिन, भर भर, रातों रात, कानों कान, ठीक है, दूर दूर, पल पल, नजदीक नजदीक आदि। जब दोनों शब्द समान रहेंगे, जब दोनों शब्द यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हो, संज्ञा कहो या अव्यय कहो। अगर इतना नहीं कहोगे तो आप ये भी कह सकते हो, जब दोनों शब्द समान हो और बीच में हाइफन या योजक का निशान लगा हो मेरे प्यारे मित्रों, तो वहां पर भी हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब जो हिंदी में 6 प्रकार के समास पढ़ते हैं, उसका पहला भेद या पहला प्रकार हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। दूसरा समास क्या है, तो दूसरा समास कर्मधारय समास है। जो दूसरा है वो कर्मधारय समास है। ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास है। दूसरा क्या है, कर्मधारय। अब यहाँ पर ये समझना है कि कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। संज्ञा क्या है, संज्ञा की चर्चा कर लिए हैं आप। संज्ञा किसे कहते हैं, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जीव जंतु हो, जिसका अपना एक व्यक्तिगत नाम है, जिसका नाम है वही संज्ञा है। नाम क्या है, संज्ञा है। नाम क्या है, संज्ञा है। अब तो यहाँ पर चर्चा करना है, यदि संज्ञा शब्द से पहले विशेषण भी चर्चा। देखिए यहाँ पर संज्ञा भी आएगा, विशेषण भी आएगा, आगे चल के तमाम क्रिया विशेषण सर्वनाम जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, सबका सब प्रयोग होगा मित्रों। इसीलिए पिछले वाले वीडियो को एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा ताकि अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए क्या है क्या, कर्मधारय समास। तो लिख लीजिए, यदि संज्ञा के पहले, यदि संज्ञा के पहले, यदि संज्ञा के पहले विशेषण आ जाए। देखिए बहुत अच्छा चीज चल रहा है। यदि संज्ञा के पहले विशेषण आ जाए, विशेषण आ जाए, यदि संज्ञा के पहले विशेषण आ जाए, क्या आ जाए, विशेषण आ जाए, या विशेषण हो तो, या ऐसे कह सकते हैं, या विशेषण हो तो। यदि संज्ञा के पहले विशेषण हो तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। फिर से देखिए, यदि संज्ञा के पहले विशेषण हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कर्मधारय समास। अब यहाँ पर संज्ञा क्या है, संज्ञा के बारे में आप बहुत भली भांति प्रकार से परिचित हो और विशेषण के बारे में अच्छे से आप परिचित हो, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये मित्रों, जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हमने कह दिया महाकवि। हमने क्या कहा, महाकवि। तो कवि क्या है, कवि क्या है, कवि तो एक नाम है ना, कवि नाम है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अध्यापक, तो अध्यापक क्या है, अध्यापक भी एक संज्ञा है। मैं कविता गाता हूँ तो कविता गाता कौन है, मैं गाता हूँ। तो और कविता गाने वाला, कविता कहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, कवि। तो कवि क्या है, कवि भी संज्ञा है। कवि क्या है, संज्ञा है। लेकिन इसी कवि के बारे में कुछ और बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाए, उस कवि का कवि का नाम लिया जाए तो सम्मान पूर्वक नाम लिया जाए, और वही जो सम्मान को दर्शाता है वही विशेषण हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख लीजिए मित्रों, जैसे महाकवि। महाकवि, ये महाकवि क्या है, समस्त पद है। महाकवि क्या है, सॉरी, हाँ ठीक है, समस्त पद है। महाकवि क्या है, समस्त पद है। यहाँ पर समासिक पद कह सकते हैं या समास विग्रह कह सकते हैं। ये देखिए, ये समास विग्रह, महाकवि का समास विग्रह कहेंगे, महाकवि का समास विग्रह करेंगे। इसी समास विग्रह को समासिक पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसी समास विग्रह को समासिक पद भी कहा जाता है। महाकवि, महाकवि
का समास विग्रह कहेंगे तो क्या होगा, महान है जो कवि, महान है, महान है, महान है जो कवि। कौन महान है भैया, तो कवि महान है। देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा, कर्मधारय समास में यदि संज्ञा के पहले विशेषण हो तो, यदि संज्ञा के पहले विशेषण हो तो वहां पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण क्या है और संज्ञा क्या है मेरे प्यारे मित्र, तो महान क्या है, महान विशेषण है, महान क्या है, विशेषण है। और जो कवि के है तो कवि क्या है मेरे प्यारे मित्र, कवि संज्ञा है, कवि क्या है, संज्ञा। तो अब देख लो ना, अब देखो तो क्या है, संज्ञा के पहले क्या है, संज्ञा के पहले विशेषण है कि नहीं है, संज्ञा के पहले विशेषण है ना। तो जब संज्ञा के पहले विशेषण होगा तो कौन समास होगा, कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब देखिए मेरे प्यारे मित्र, ये जो दो शब्द देख रहे हैं, दो अक्षर देख रहे हैं, है और जो, ये क्या है, तो ये योजक शब्द है। ये क्या है, ये योजक शब्द है, ये क्या है, योजक शब्द है। देखिए अगर हम समस्त पद में से या समास विग्रह में से योजक शब्द को हटा लेते हैं और इन दो शब्द को, ठीक है, पास पास लिख लेते हैं तो बने हुए शब्द को समासिक पद कहते हैं, ठीक है, समासिक पद कहते हैं। अब समस्त पद क्या है, यदि समस्त पद के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, समस्त पद नहीं समास विग्रह हो जाता है। फिर से देखिए समस्त पद क्या है, जब समासिक पद में से योजक चिन्ह को हटा लेते हैं और दोनों पदों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं तो वहां पर समस्त पद होता है। और जब समस्त पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग करके विस्तार रूप, योजक शब्द का प्रयोग करके विस्तार रूप दे देते हैं तो वहां पर समास विग्रह या समासिक पद होता है मित्रों, ठीक है। तमाम इसके एग्जाम्पल है, जैसे हम इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, समझना चाहे जैसे, एक मिनट, हाँ। अब देखिए जैसे हमने कहा महात्मा, महात्मा, महात्मा नहीं महात्मा, या हमने कहा बीरबाला, ध्यान दीजिए, बीरबाला, बीरबाला। अब बीरबाला क्या है मेरे मित्र, तो समस्त पद है, समस्त पद है, समस्त पद क्या है, बीरबाला। अगर समास विग्रह किया जाए इसका, किसका, किसका भैया, तो समस्त पद समासिक विग्रह या समासिक पद या समास विग्रह कहेंगे तो बीरबाला का समास विग्रह कहा किया जाए तो क्या होगा, वीर है जो बाला, क्या होगा, वीर है जो बाला, वीर है जो बाला, ध्यान दीजिए, वीर है जो बाला। फिर हमने लिख दिया, फिर मैं कह दिया महासागर। बहुत अच्छे से जल्दी आप लोग बता दीजिए, महासागर, महासागर क्या है, तो महासागर समस्त पद है और इसी महासागर में अगर हम योजक शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समासिक पद या समास विग्रह हो जाएगा, समासिक पद या समास विग्रह हो जाएगा। देखिए कैसे, महासागर, महान, महासागर, महान है जो सागर, महासागर का क्या होगा, समासिक पद या समास विग्रह क्या होगा, महान है जो सागर, महान है जो सागर, ध्यान दीजिए, महान है जो सागर। फिर हम एक एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको, जैसे महात्मा, क्या है महात्मा, महात्मा की महात्मा, महात्मा होता है, महात्मा, ठीक है। अब महात्मा क्या है, समस्त पद है, महात्मा की महात्मा, महात्मा होता ना, एक मिनट, फिर से देखिए महात्मा। अब क्या है, इसका अगर समास विग्रह कहेंगे तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ये सब क्या हुआ मेरे प्यारे मित्र, देखो यहाँ पर योजक चिन्ह प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ है,
योजक शब्द का प्रयोग हुआ और योजक शब्द का प्रयोग हुआ। इसी योजक शब्द के होने के वजह से इसका विस्तारित रूप हो गया, जिसको आप समास विग्रह कह दिए हो। इसकी चर्चा बाकायदे अच्छे से हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आप लोग प्लीज, जो नए लोग जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जाइए प्ले स्टोर में और वहां से हिंदी का जो समास है, इस टॉपिक को चुनिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आगे की वीडियो में अच्छे से समझ में आपको आ जाए मित्रों। चलिए, अब क्या है, कुछ एग्जाम्पल और आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहे। नहीं, ढेर सारी बुकें हैं, उसमें तो बहुत एग्जाम्पल मिलेगा आपको। आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सबका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आज की इस कंपटीशन के दौर में मित्रों कॉन्सेप्ट ही समझना जरूरी है, और जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो रटा हुआ चीज भूल जाता है। रटने पर जोर मत दीजिए मेरे दोस्तों, रटने पर जोर मत दीजिए, समझने पर जोर दीजिए। आपका भाई, आपका दोस्त सदैव आपके साथ है। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो मित्रों। अब क्या है, देखिए, नोट में करके लिख लेंगे। अगर नोट लिखना चाहे तो लिख लीजिए। जिस प्रकार हम अव्ययी भाव समास में नोट लिखे थे, उसमें ऐसे भी लीजिए, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, यदि किसी शब्द को ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से आसान धीरे धीरे पढ़ते हैं। यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह पढ़ा जाए, ठीक है, या विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए। कैसे किया जाए, विशेषण की भांति या विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, ठीक है, प्रयुक्त किया जाए। फिर से देख लीजिए, ये कर्मधारय समास चल रहा है। कौन सा समास चल रहा है, कर्मधारय समास की चर्चा कर रहे हैं, और कर्मधारय समास से नोट में लिखा रहा हूं, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, ठीक है, तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल समझ लेंगे आप लोग अच्छे से। जैसे हमने कहा सुपुत्र, हमने क्या कह दिया, सुपुत्र, ठीक है, सुपुत्र। अब ये सु क्या है, उपसर्ग है। फिर हमने कह दिया कुपुत्र, अभी समझा देंगे। हमने सुपुत्र लिख दिया और कुपुत्र लिख दिया, सुपुत्र कुपुत्र, फिर लिख दिया कपूत। क्या लिख दिया, कपूत, फिर लिख दिया सपूत, कपूत सपूत, सुपुत्र कुपुत्र, ध्यान दे, सुपुत्र कुपुत्र, कपूत सपूत। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सु है ये उपसर्ग है, लेकिन कैसे ये विशेषण की तरह प्रयोग किया जा रहा है। इसकी एक विशेषता है। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। अब सु देखिए, यहाँ उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, का उपसर्ग है और सा उपसर्ग है। सबका अलग अलग मीनिंग होता है। देखिए सु है, ये सु का अर्थ होता है अच्छा। क्या होता है, अच्छा। तो बताओ अच्छा क्या है, अच्छा विशेषण है कि नहीं, अच्छा विशेषण है ना, क्योंकि अच्छा खराब ये सब क्या है, विशेषण। कु का मतलब होता है बुरा। क्या होता है, बुरा। और बुरा भी विशेषण है, क्योंकि जिसकी विशेषता मतलब किसी की विशेषता बुरी होती है और किसी की विशेषता अच्छी होती है। अब कपूत, का मतलब क्या होता है, यहाँ ये का मतलब भी बुरा होता है, और सा का मतलब क्या होता है, सपूत। सा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अच्छा। तो ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। ये क्या है, ये सब विशेषण। ध्यान दीजिए, ये क्या है, तो ये विशेषण है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे, इसमें भी चर्चा करेंगे, यहीं लिख लीजिए ताकि आपको नोट बनाने में और आसान हो, बार बार मिटाना ना पड़े।
मित्रों यदि जिस प्रकार हम पढ़े थे अव्ययी भाव समास में कि यदि अव्यय या संज्ञा पदों का दोहराव हो, यदि अव्यय या संज्ञा पदों का दोहराव हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। अब यहां पर चर्चा एक चीज और करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा। सुनना क्या है, देखिए बहुत अच्छे से टॉपिक चल रही है, मजा आ जाएगा। देखिए हाँ, थोड़े समझने वाली बात यह है कि देखिए एक ये तरह हुआ, आप समझ लिए, और जो दूसरी तरह है यहां पर ये समझेंगे कि जो कर्मधारय समास का प्रश्न पूछेगा, एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण मिलेगा आपको परीक्षा में, वहां पर दो चीज होगा, एक विशेषण होगा, क्या होगा, एक विशेषण होगा, मैं चर्चा कर चुका हूं, और दूसरा क्या होगा, संज्ञा होगा, या आप ऐसे कह सकते हो, कैसे, उपमान होगा, क्या होगा, उपमान। मेरे प्यारे मित्र ध्यान दीजिए, क्या होगा, उपमान होगा, और दूसरा क्या होगा, उपमेय होगा, उपमेय। उपमेय, उपमान का मतलब विशेषण या विशेषता, और उपमेय का मतलब संज्ञा होता है, ठीक है। उपमेय और उपमान, आपको कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान मिलेगा, लेकिन उपमान जो है पहले रहेगा और उपमेय बाद में। उपमान का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, तो उपमान का मतलब होता है विशेषण, और उपमेय का मतलब होता है संज्ञा, ये चीज मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि जिस समस्त पद में विशेषण व विशेष या उपमान व उपमेय का योग हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद, समस्त पद की मैं चर्चा कर चुका हूं, जिस समस्त पद में उपमान और उपमेय, जिस समस्त पद में उपमान और उपमेय का योग हो, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहलाता है। कौन समास कहलाता है, तो कर्मधारय समास कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों। क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ चर्चा करने वाली बात, यहाँ पर एक बिंदु और है कि क्या बिंदु है, ध्यान दीजिए, यदि विशेषण पदों का दोहराव हो, क्या ध्यान देना है, यदि विशेषण पदों का दोहराव हो, यदि विशेषण पदों का दोहराव हो, यदि विशेषण पदों का दोहराव हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं इसके पहले कौन सा समास पढ़ा हूं, तो इसके पहले अभी हम पढ़े हैं कर्मधारय, इसके पहले हम पढ़े हैं मेरे प्यारे मित्र अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में मैं ये चर्चा किया हूं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा में बताया हूं। फिर मैं ये भी बता दिया कि यदि अव्यय और संज्ञा पदों का दोहराव हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, पल पल, भर भर, दिन दिन, रात रात, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ, वहां पर अव्यय और संज्ञा का दोहराव होता था मित्रों, वहां पर अव्यय और संज्ञा का दोहराव होता था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ विशेषण या कह सकते हो यहाँ विशेषणों का दोहराव होता है। यहाँ किसका दोहराव होता है मित्रों, यहाँ विशेषण पदों का या विशेषणों का दोहराव होता है। किसका दोहराव होता है मेरे प्यारे मित्र, विशेषणों का दोहराव होता है। एग्जाम्पल स्वरूप हम ये समझ लेंगे, जैसे लाल लाल। अब लाल क्या है, लाल विशेषण है, और लाल विशेषण है। हमने बताया था किसी वस्तु
सॉरी, मैंने बताया था जितने भी रंग हैं वो सब क्या है, वो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। पीला रंग, पीला की विशेषता, कोई टेढ़ा है उसका टेढ़ेपन की विशेषता, कोई अंधा है उसका अंधेपन की विशेषता, कोई गोरा है गोरेपन की विशेषता, कोई काला है कालापन की विशेषता। मित्रों, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे मेरी खुद की अपनी विशेषताएं हैं कि मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, मेरी विशेषताएं हैं। तो अपनी अपनी विशेषता। कर्मधारय समास में हमें प्यारे दोस्तों विशेषण पदों का दोहराव होता है, विशेषण पदों का दोहराव होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे हमने क्या कह दिया, गोरा, तो गोरा क्या है, विशेषता है, और फिर मैं लिख दिया गोरा, तो गोरा क्या है, विशेषता। आप जो बोल दो वही लिख दे। हमने क्या कह दिया, हमने लिख दिया काना, काना क्या है, विशेषता, विशेषण है, फिर मैंने लिख दिया काना। दिक्कत क्या है, फिर मैं लिख दिया काला, काला क्या है, विशेषता, और फिर मैं लिख दिया काला। मेरे मित्र, अगर विशेषण पदों का दोहराव होगा तो वहां पर क्या होगा, हमेशा कर्मधारय समास होगा। एक चीज। दूसरी चीज, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। तीसरी चीज मैं बताया था कि यदि संज्ञा के पहले विशेषण का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास खत्म, समाप्त हो गया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं द्विगु समास का। मित्रों, किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, तो द्विगु समास। यहाँ पर द्विगु समास का चर्चा करेंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कुछ हमारे मित्र देख रहे होंगे जो पहले से पढ़े हैं, जी हाँ, उनके ध्यान में तुरंत आ गया होगा कि ये संख्यावाची होता है। द्विगु समास देखा जाए तो ये खुद ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। संख्यावाची द्विगु का मतलब क्या है, दो। द्विगु का मतलब क्या है, दो। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं। लिखिए, परिभाषा का लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हाँ, परिभाषा लिखना चाहे तो जिस समस्त पद में प्रथम पद, लिख लीजिए, जिस समस्त पद में प्रथम पद प्रधान, सॉरी, जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। द्विगु समास में जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो, क्या हो मेरे मित्रों, जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची हो, तथा बाद वाला पद संज्ञा हो, तथा बाद वाला पद क्या हो, तथा बाद वाला पद संज्ञा हो। बाद वाला पद क्या हो मेरे मित्र, तो बाद वाला पद संज्ञा हो। बाद वाला पद क्या हो, संज्ञा हो। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। मैं दावा करता हूं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं क्रमबद्ध तरीके से आप लोग पढ़िए। द्विगु समास की चर्चा चल रही है और द्विगु समास का परिभाषा क्या है, जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो और बाद या अंतिम का पद क्या हो मेरे मित्र, तो अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो। क्या हो, संज्ञा हो। और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, ठीक है। अभी फिर से बताता हूं, और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, समूह का बोध कराता हो, और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, ठीक है, कराता हो तो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास क्या कहता है मेरे मित्र, तो द्विगु समास कहलाता है। फिर से देखिए, मैं चर्चा कर रहा हूं, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त आपके साथ है, बिल्कुल मत घबराइए, मेरे साथ आइए, मेरे से जुड़िए, अच्छे से पढ़िए। सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी चैनल नित्या एग्जाम पॉइंटर पे
क्लियर करवा दिया जाएगा मेरे मित्र। तो अव्ययी भाव समास का परिभाषा क्या था? अव्ययी भाव समास का परिभाषा क्या था मेरे मित्र? जिसका पहला पद प्रधान और अव्यय हो और बाद का पद संज्ञा हो मेरे मित्र, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अव्ययी भाव समास कहा जाता है। दूसरा समास हमने पढ़ लिया, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसका कर्मधारय समास किसे कहते हैं? संज्ञा, जिस समास में संज्ञा शब्द से पहले विशेषण आता हो, जिस समास में संज्ञा से पहले विशेषण आता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। या जिस समस्त पद में उपमान और उपमेय का योग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये भी मैं चर्चा कर दिया। फिर कर्मधारय समास में एक नोट में बताया था कि अगर विशेषणों का योग हो, अगर विशेषण का योग हो तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। तीसरा समास मैं पढ़ रहा हूं, द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा मैं क्या लिखा कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो और बाद का पद संज्ञा हो। तथा क्या है? तथा में ये है मेरे प्यारे मित्र कि समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे हमने कह दिया, क्या कह दिया? चौपाई। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, जैसे हमने कह दिया चौपाई। अब प्रश्न ये बनता है, क्योंकि ये समस्त पद है, क्या है? ये समस्त ये पद है। हमने कह दिया चौपाई। अब समास चौपाई का अगर हम समास विग्रह करते हैं, चौपाई का अगर हम समास विग्रह करते हैं मेरे मित्र, तो चार देखिए, हाँ, समस्त पद समास विग्रह चौपाई। पहले यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए, कोई भी शब्द देखिए, उस शब्द के पहला पद, दो पद है, एक पद ये है चौ, एक पद है पाई। पाई मतलब पैर, ठीक है। अब जो पहला पद है देखिए क्या है, तो पहला पद संख्यावाची है। पहला पद क्या है? तो संख्यावाची। पहला पद क्या है मेरे मित्र? तो संख्यावाची। मैं क्या लिखाया हूं कि जिस समस्त पद में, समस्त पद यही है, प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है मेरे मित्र। अब चौपाई का जो समास विग्रह करोगे तो क्या होगा? चार पैरों वाला, या चार है, हाँ, चार पैरों वाला या चार पैर वाला, ठीक है, चार पैर वाला, चार पाला वाला, चार पैर वाला पाई, ठीक है। तो क्या होता है? चार पाई। अब देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे दुपट्टा। क्या लिखेंगे? दुपट्टा। एग्जाम्पल देखिए, ये सब प्रश्न आए हैं। जो द्विगु समास का परिभाषा हमने लिखा दुपट्टा, ठीक है, क्या लिख दिया? दुपट्टा। दुपट्टा, देखिए दुपट्टा बालिकाएं रखती है, हमारी बहनें रखती है ना, एक पट्टी इधर एक पट्टी इधर जाती है, दुपट्टा। फिर हमने कह दिया हम 9 लखा एकांकी चौपाई, फिर लिख दिए 9 लखा। क्या लिख दिए? 9 लखा। अब 9 लखा क्या है? मतलब 9 लाख। फिर हमने एकांकी। एकांकी, एकांकी कैसा है? एकांकी किस समास का उदाहरण है? तो एकांकी द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। एकांकी का अगर समास विग्रह करते हो तो एक अंकों वाला समूह, क्या कहोगे आप? एक अंकों वाला समूह, एक अंकों वाला समूह, ठीक है। एकांकी, एक अंकों वाला समूह एकांकी। यहाँ पर क्या होता है मेरे मित्र? तो यहाँ पर द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। चलिए आगे के टॉपिक देखिए। अब देखिए, हमने 9 लखा, 9 लाख का समूह, देखिए समास विग्रह तो नहीं बताया आपको, देख लीजिए। 9 लखा, ठीक है। तो 9 लाख का समूह। दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह। दुपट्टा, 2 पट्टा का समूह। 9 लखा, 9 लाख का समूह। नवरत्न, ये पढ़े होंगे आप लोग। नवरत्न मित्र, 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो 9 रत्नों का समूह। यहाँ पर आपका द्विगु समास कंप्लीट हो गया। द्विगु समास किसे कहते हैं? ऐसे समास जिसके पहला पद क्या हो?
संख्यावाची हो और बाद का पद क्या हो, संज्ञा हो, और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। अब पढ़ेंगे जो चौथा समास है उसको पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। द्वंद्व समास क्या है मेरे प्यारे मित्र? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? बहुत सा अच्छा है। देखिए हम प्रधानता के आधार पर जो समास के भेद बताए थे, यहाँ पर फिर से देख लेंगे। प्रधानता के आधार पर प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद बताए थे? प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद बताए थे मित्रों? तो 4 भेद बताए थे। पहला क्या है? पहला प्रधान पद, और प्रधान पद क्या था? तो अव्ययी भाव समास था। दूसरा पहला पद प्रधान, ठीक है। फिर हम ये बताए थे पहला पद प्रधान। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बताए थे। चलिए तो बताए थे मित्रों, आपको बताए थे प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, पहला पद प्रधान। यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ, ये देखिए यहाँ पर पहला पद प्रधान या प्रथम पद प्रधान, देखिए प्रथम पद या पहला यहाँ लिखे थे, दूसरा पद प्रधान, ठीक है। फिर यहाँ लिखे थे यहाँ पर उभय पद प्रधान, फिर क्या लिखे थे? उभय पद आपधान। ध्यान दीजिएगा, ये चर्चा हुई थी आपसे। तो ये अव्ययी भाव समास, पहला पद किसका प्रधान होता है? अव्ययी भाव। किसका होता है? अव्ययी भाव। इसकी चर्चा हुआ। दूसरा पद प्रधान किसका होता है मेरे मित्र? तो इसकी चर्चा कर चुके हैं कर्मधारय समास का। अब देखिए जो ये तीसरा पद है, जो तीसरा समास है उभय पद प्रधान, ठीक है। उभय पद प्रधान मतलब कर्मधारय समास में क्या होता है मैं चर्चा कर चुका हूं, बात देख लीजिएगा, दोनों पद प्रधान। अब जो चौथा है ये देखेंगे उभय पद प्रधान क्या है, तो ये है द्वंद्व समास। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए द्वंद्व समास यहां लिख लेंगे उभय पद प्रधान समास। उभय पद प्रधान समास, उभय का मतलब क्या होता है? उभय पद प्रधान समास। उभय पद क्या होता है? उभय का मतलब दोनों होता है, ठीक है। उभय का मतलब क्या होता है मित्रों? तो दोनों होता है। इतना ही याद कर लीजिए कि उभय पद प्रधान मतलब दोनों पद प्रधान। प्रश्न आएगा कि दोनों पद किस समास का प्रधान होता है या किस समास का दोनों पद प्रधान होता है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि द्वंद्व समास का दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। लिख लेंगे अगर लिखना चाहे, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, क्या हो मेरे प्यारे मित्र? दोनों पद प्रधान हो। फिर से देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम एक दूसरे के विलोम हो या विलोम जैसा हो, ध्यान दीजिएगा, या विलोम जैसा हो तो भी यह द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। फिर से देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम हो, क्या हो? विलोम हो या विलोम जैसा हो, तो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता। मेरे प्यारे मित्र, विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, मतलब उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यहाँ पर देखेंगे जो समस्त पद है, समस्त पद का मतलब सभी पदों का योग, ये
एक पद दूसरे पद का क्या रहेगा, तो विलोम रहेगा। देखिए कैसे, लेकिन यहाँ पर ये भी मुझे जैसे कैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे हमने कह दिया माता पिता, देखिए हमने क्या कह दिया, माता पिता, ठीक है। फिर हमने कह दिया मामा मामी, फिर हमने कह दिया रात दिन, क्या कह दिया, रात दिन। फिर मैं कह दिया सुबह शाम, क्या कह दिया, सुबह शाम। फिर मैं कह दिया, क्या कहा, आकाश पाताल, ठीक है, आकाश पाताल। ये सब क्या है, देखो अगर माता का विलोम पूछेगा तो पिता, मामा का विलोम मामी, रात का विलोम दिन, ठीक है, सुबह का विलोम शाम, आकाश का विलोम पाताल। ये सब कैसे एग्जाम्पल है मेरे प्यारे दोस्त, तो द्वंद्व समास की एग्जाम्पल है। अब प्रश्न ये बनता है, कभी कभी पूछ लेता है द्वंद्व समास के कितने भाग हैं, ठीक है, द्वंद्व समास के कितने भाग हैं, तो विग्रह के आधार पे आप लिख सकते हो। किसके आधार पे, विग्रह के आधार पर ऐसे पूछेगा कि विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के कितने भेद है, तो आप बताओगे, ठीक है। विग्रह के आधार पर, ठीक है, विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास, विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास, विग्रह के आधार पर, ठीक है, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर से देखिए, विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों, 3 भेद होते हैं। चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, चर्चा करिए। जैसे एक होता, पहला क्या है, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, इतरेतर द्वंद्व। और जो दूसरा होता है, दूसरा क्या है, तो वो है विकल्प द्वंद्व। दूसरा है विकल्प द्वंद्व। और जो तीसरा है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। देखिए मेरे प्यारे मित्र, अगर पूछेगा विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 3 भेद हैं। कौन कौन, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ऐसे भी पूछ लेगा इतरेतर द्वंद्व किसका प्रकार या भेद है, तो आप बताते हो द्वंद्व समास का। अब इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, क्या है, कैसे आएगा, तो आप जानोगे इतरेतर द्वंद्व। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे माता और पिता, माता इतरेतर द्वंद्व का ये पूर्ण रूप से क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। जैसे माता पिता, ठीक है, ये क्या रहेगा, ये जो समस्त पद है माता पिता का, ये अपोजिट रहेगा, विलोम रहेगा। आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, विलोम व विलोम जैसा रहेगा, ठीक है। विलोम क्या रहेगा, विलोम व विलोम जैसा रहेगा, ठीक है, लिख लो आप, विलोम, ठीक है, विलोम रहेगा। क्या रहेगा, विलोम रहेगा। जैसे माता पिता कर दिया ना, माता पिता कर दिया। जैसे अब हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, माता पिता, फिर हम कहेंगे जला भुना, ठीक है, फिर लिख देते हैं जला भुना। ये क्या है, जला भुना का क्या है, विलोम है ना, क्या है, विलोम है। तो जला भुना, माता पिता, ये सब इतरेतर द्वंद्व। जब कहीं समस्त पद एक दूसरे को विलोम प्रदर्शित करते हो, विलोम बताते हो, तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है मेरे प्यारे मित्र। अब जो विकल्प द्वंद्व है, विकल्प द्वंद्व में या करके आएगा माता या पिता, माता या पिता। फिर हम कह सकते हैं कि दादा या दादी, ठीक है। इसमें या शब्द इसमें या आ जाएगा, तो आप जान जाइएगा कि विकल्प द्वंद्व का एग्जाम्पल है। किसका है, विकल्प द्वंद्व। और अथवा भी आ जाए, हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, देखिए अथवा भी आ जाए, भला अथवा बुरा, भला अथवा बुरा।
तो अथवा और या अगर योजक चिन्ह आ जाएगा, यथवा और या अगर योजक चिन्ह आ जाएगा तो वहां पर विकल्प द्वंद्व होगा। क्या हो जाएगा? वहां पर विकल्प द्वंद्व होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो इधर देखो, विकल्प द्वंद्व होगा। अब तीसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। समाहार द्वंद्व में मित्रों सदैव बहुवचन होगा, अंत में आदि या सदैव बहुवचन होगा। देखिए अंत में आदि लिखा रहे, आदि आएगा या क्या होगा? बहुवचन में होगा, बहुवचन होगा या बहुवचन होगा। ठीक है, या बहुवचन होगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे हमने कहा कपड़ा लत्ता, हमने कहा कपड़ा लत्ता साग पात, हमने लिख दिया कपड़ा लत्ता। अब बताओ लत्ता कोई गिनने वाला चीज है? ढेर सारे लत्ता हो जाएंगे। हमने कहा बाल बच्चे, हमने क्या कहा? बाल बच्चे। यहाँ पर समझ लीजिए कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा एक विलोम, तथा क्या हो? एक विलोम हो या विलोम जैसा हो, वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास विग्रह के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में हमेशा विलोम बताएगा, उल्टा एक दूसरे का। विकल्प में या अथवा लगेगा, विकल्प द्वंद्व में या अथवा लगेगा। और समाहार द्वंद्व में अंत में आदि रहेगा या क्या रहेगा? हमेशा बहुवचन में। देखो लत्ता, ढेर सारे लत्ता हो गए, बच्चे ढेर सारे बच्चे हो गए। ठीक है, ये था क्या है मेरे मित्र? तो ये क्या है? तो ये द्विगु समास खत्म हुआ, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हमारे प्यारे मित्र, अब एक और समास है, उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। क्या समास है? बहुव्रीहि समास। बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, बहुव्रीहि समास। देखिए लिख लीजिए आप लोग बहुव्रीहि समास। ये कहता है पांचवा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये पांचवा है बहुव्रीहि समास। लिख लेंगे। देखिए दोनों पद अप्रधान होते हैं, या इस लिखिए दोनों पद, ऐसे लिख लीजिए दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं मेरे प्यारे मित्र? दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान। और दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? तो दोनों पद प्रधान कर्मधारय के होते हैं। और दोनों पद अप्रधान किसके होते हैं? तो दोनों पद अप्रधान किसके होते हैं मेरे प्यारे मित्र? बहुव्रीहि के होते हैं। ठीक है, तो दोनों पद अप्रधान, ठीक है, होते हैं। इसमें अन्य, ऐसे लिख लीजिए, इसमें अन्य पदों की या अन्य पद की, ऐसे इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। प्रधानता, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। किस पद की प्रधानता होती है मेरे प्यारे मित्र? तो अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और क्या है इसमें? यहाँ देखिए नोट करके लिख लीजिए, ये क्या होते हैं? ये हमेशा रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? ये हमेशा मेरे प्यारे मित्र कैसे होते हैं? तो ये हमेशा योग रूढ़ शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये कैसे होते हैं मित्र? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे अभी मैं बताया था मेरे प्यारे मित्र, रूप या प्रयोग के आधार पे जब हम वाक्य पढ़ा रहे थे, ठीक है, जब हम वाक्य पढ़ा रहे थे, या हम कह सकते हैं जब शब्द पढ़ा रहे थे मेरे प्यारे मित्र रूप या प्रयोग के आधार पर, तो 3 प्रकार बताए थे। जो पहला प्रकार था उसका क्या था? वो रूढ़ शब्द थे। और जो दूसरा है वो यौगिक शब्द है।
ठीक है। और जो तीसरा है ये योग रूढ़ है। और ये जो योग रूढ़ मेरे मित्र, ये हमेशा तीसरे पद का, तीसरे बातों का निर्माण करता है। जैसे मैं बताया था लंबोदर, तो उसी प्रकार बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हमेशा रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। उनको हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं, कहते हैं। जैसे अब परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए, जिस समस्त पद दोनों अप्रधान हो तथा अन्य पद की प्रधानता हो। लिख लो या ऐसे ही लिख लो, दोनों पद अप्रधान, इसमें अन्य पद की प्रधानता। या परिभाषा लिखना चाहे तो किताबी रूप में परिभाषा आप लिख सकते हैं। किताबी रूप में आप क्या लिख सकते हैं परिभाषा, जैसे बुकों में लिखी जाती है। लिखेंगे जिस समस्त पद में दोनों पद, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में दोनों पद, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान है या दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं और इसमें अन्य पदों की प्रधानता होती है। इसमें अन्य पदों की प्रधानता, इसमें अन्य पदों की प्रधानता होती है, तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, उसे बहुव्रीहि समास या बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए लंबोदर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, देखिए लंबोदर, लंबोदर ये समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है। इसका समास विग्रह अगर आप करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंबा है उधर। ठीक है, लंबा है उधर। लंबोदर का देखिए लंबा है उधर, अर्थात किसका? गणेश भगवान का। क्योंकि क्या है लंबा का मतलब होता है लंबा और उदर का मतलब होता पेट। तो किसका पेट लंबा है? किसका पेट लंबा है मेरे प्यारे मित्र? तो गणेश भगवान का है। देखो इसका सब लंबा अलग हो गया, उधर पेट हो गया। इस दोनों पद क्या है? ये दोनों पद अप्रधान है। ये दोनों पद कैसे हैं? ये दोनों पद अप्रधान है और ये दोनों मिलकर के एक तीसरे पद का, एक अन्य पद का निर्माण कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है बहुव्रीहि समास। और यही पद, यही शब्द यौगिक रूढ़ किया, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कह सकते हो दशानन, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ सकते हो। जैसे कह सकते हो दशानन। ठीक है, क्या कह सकते हो? दशानंद। दस है आनंद, लिख सकते हो दशानन। 10 है आनंद अर्थात रावण। क्योंकि 10 सिर किसके हैं? तो 10 सिर रावण के पास हैं। किसके हैं? रावण के पास है। मित्रों ये समास की टॉपिक चल रही है और समास में 5 प्रकार के समास हम पढ़ चुके हैं। 6 प्रकार के समास आते हैं। जो छठवां और अंतिम समास है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसी में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की टॉपिक, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर अगले सेशन में, फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। आपका दोस्त मिलता है, आपका भाई मिलता है, वही जोश वही जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।